Now we will discuss about peroxy acids of sulfur. First question is describe preparation properties and structure of peroxo monosulfuric acid H2SO5. Carose acid, or simply we can say write a note on peroxy sulfuric acid or peroxy acid of sulfur और पर सल्फ्यूरिक एसिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपरेशन अगर हम डिस्कस करें तो प्रेपरेशन में दो मेथड्स के ज़रिए कारोज एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है. फर्स्ट, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड या क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे H2SO5 कारोज एसिड पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होता है. इसी तरह सेकंड मेथड पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को हासिल किया जा सकता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मार्शल एसिड भी कहते हैं. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल, और जो वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस सल्फर के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H2SO4. सो H2SO4 और साथ में बन जाएगा H2SO5 कारोज एसिड. ये इसके बाद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज़ में ये कारोज एसिड एक क्रिस्टलिन वाइट सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 318 केल्विन है. ये एक डाई बेसिक एसिड है जो कि सॉल्ट देता है लाइक KHSO5 की तरह, ठीक है. ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है. पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है. जैसे एग्जांपल है एनिलीन की, तो एनिलीन में H2SO5 NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी जो दो हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर ऑक्सीजन लगा देगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है. ओके, सो नाइट्रोबेंजीन. कारोज एसिड हमें इन सॉल्ट सॉल्यूशन में से इन मेटल्स के परऑक्साइड्स प्रेसिपिटेट करके दे सकता है. यानी आपके पास अगर कॉपर, सिल्वर, मैंगनीज के सॉल्ट सॉल्यूशन हो और उन सॉल्ट सॉल्यूशन में से आप इन मेटल्स के परऑक्साइड्स हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन मेटल्स के परऑक्साइड हासिल करने के लिए आप कारोज एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रक्चर, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जैसा कि S सल्फर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये टेट्राहेड्रल इसकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है. नेक्स्ट इज write a note on hypo Na2S2O3, or we can say describe the preparation properties and the uses of thiosulfuric acid H2S2O3, or describe the methods of preparation properties and the uses of sodium thiosulfate. ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं. इसको प्रिपेयर करने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को 195 केल्विन टेम्परेचर पर ईथर सॉल्वेंट में रिएक्ट करवाया जाता है. इससे इसके रिएक्शन से थायोसल्फ्यूरिक एसिड हमें हासिल होता है H2S2O3. ईथर सॉल्वेंट आपके पास नहीं है अगर, यानी कि अगर सॉल्वेंट की एब्सेंस में इस रिएक्शन को कैरी करवाना चाहते हैं, H2S2O3 हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाए तो इससे भी H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो सकता है. अल्कली थायोसल्फेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम Na2SO3 प्लस सल्फर रिएक्ट करवाते हैं, तो इससे Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हम हाइपो भी कहते हैं, हाइपो प्रिपेयर हो जाता है.
प्रॉपर्टीज़, ये बात याद रखनी है कि ये एसिड थायोसल्फ्यूरिक एसिड फ्री स्टेट में अनस्टेबल होता है। ठीक है, फ्री थायोसल्फ्यूरिक एसिड इज अनस्टेबल। सो ये कैसे अनस्टेबल है? ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो फिर अगर ये डिकम्पोज होकर सल्फर में और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये H2SO3 सॉल्वेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वहाँ सॉल्वेंट में या किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ये जब तक उसमें एसिड ना डाला जाए, तब तक उसमें एसिड डालकर इसकी नेचर को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तो तब तक उस सॉल्वेंट में ये काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये सॉल्वेंट में इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट में ये H2O3 2- यानी थायोसल्फेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सॉल्वेंट में H2O3 2- स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और H2O3 2- की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, यानी ये अपनी ऑक्सीडेशन देगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, मॉडरेट स्ट्रेंथ है इसकी। अब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ये S4O6 2- आयन बन जाएगा। डाइल्यूट एसिड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एसिड्स डाइल्यूट एसिड भी होगा तो वो इसकी नेचर को डिकम्पोज कर देगा। थायोसल्फेट आयन सोल्यूशन को वो डिकम्पोज कर देगा सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसी तरह आयोडीन सोल्यूशन को डीक्लोराइज करने के लिए थायोसल्फेट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करके Na2S4O6 बनाएंगे प्लस सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये कलर चेंज प्रॉपर्टी दिखाएगा, डीकलराइजेशन हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इस रिएक्शन को हम आयोड्रोमेट्री के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, Cl2 और H2O, तो क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन थायोसल्फेट आयंस को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन सॉल्यूशन, एक्वस क्लोरीन सॉल्यूशन, इसको ऑक्सीडाइज करके Na2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस सल्फर और प्लस HCl रिलीज होगा। यहाँ ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में Cl2 यानी फ्री क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रही है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो इस रिएक्शन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि थायोसल्फेट को हम एंटी क्लोर एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी क्लोर एजेंट क्या होते हैं? जो फ्री क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्लोरीन रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्री क्लोरीन, ठीक है, तो उन रिएक्शन में फ्री क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम उसका रिएक्शन करवा लेते हैं Na2S2O3 के साथ, ताकि वहाँ पे जो फ्री क्लोरीन है उसको रिमूव किया जा सके। सो इट कैन एक्ट एज एंटी क्लोर एजेंट। अगर आपके पास फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन हो, ठीक है, फेरिक क्लोराइड जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा फेरिक, तो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन H2O3 के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर का कंपाउंड देगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और ये पर्पल कलर फ़ौरन से ही वैनिश हो जाता है। जैसे ही ये बनेगा ये फ़ौरन से वैनिश हो जाएगा। कैसे? कि इसके साथ Fe3+ रिएक्ट करके अपनी रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि फेरिक से फेरस में रिड्यूस हो जाता है, फेरिक से फेरस में रिड्यूस हो जाता है, तो इसका जो पर्पल कलर होगा वो ख़त्म हो जाएगा।
यूजेस। अल्कली थायोसल्फेट्स फोटोग्राफी में फिक्सिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, हमने ये एक हाइपो का टॉपिक पढ़ा था, उसमें इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि सिल्वर ब्रोमाइड, अनरिएक्टेड सिल्वर ब्रोमाइड की उसको रिमूव करने के लिए, उसको डिज़ोल्व करने के लिए थायोसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिक्सिंग आप समझ लें कि पिक्चर के प्रोसेस को क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो आपकी पिक्चर है उसको क्लियर बनाने के लिए हम फोटोग्राफी में फिक्सिंग के तौर पर अल्कली थायोसल्फेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से एंटी क्लोरिक एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।